नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। 16 आने सच में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की। इस साल में वैसे तो ज्यादातर वक्त कोविड-19 पैंडेमिक में ही बीत गया। शायद यही वजह है कि साल पूरा होते ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के लिए 306 विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। 27 अक्टूबर को हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए और सभी 21 जिलों के लिए 1848 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो ऐलान किया गया या फिर उद्घाटन किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 889 करोड़ की 140 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जबकि 959 करोड़ रुपए की 166 परियोजनाओं की नींव रखी गई है। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की और यहां इन्होंने हिसार के हवाई अड्डे के लिए भूमि पूजन किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि गठबंधन सरकार के बड़े फैसले क्या क्या रहे हैं। तो पहले नंबर पर है परिवार पहचान पत्र। इसके बाद नंबर आता है घर की योजना, सबके लिए घर की योजना, जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट बनाया गया, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, फिर सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और सबसे खास छोटे और लघु उद्योगों के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट। वहीं हर गांव में खुद की वेबसाइट, कुल 6,700 गांव में से 4,755 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, केंद्र की मदद से 50,000 सोलर पंप स्थापित करना, 6 सालों में 67 गवर्नमेंट कॉलेज खोलना, इनमें महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, कैथल और यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज की परियोजना पर भी काम चल रहा है। तो हमने मौजूदा प्रदेश सरकार के विकास मैप के बारे में आपको जानकारी दी और अब रुख करते हैं विकास से जुड़े इन दावों की जो सरकार कर रही है और जमीन पर इनकी सच्चाई क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हरीश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 30 सालों का अनुभव है, दैनिक ट्रिब्यून के न्यूज़ एडिटर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका हरीश जी। पहला सवाल तो मेरा यही है कि सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होते ही दनादन जो परियोजनाओं की झड़ी है वो लगा दी है। किस कोशिश में नजर आ रही है ये गठबंधन सरकार? देखिए, ये जो खट्टर 2 इसे कहेंगे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार है, उनका ये दूसरा कार्यकाल है। तो इसमें 1 साल अभी उन्हें पूरा हुआ है, लेकिन उस 1 साल में 8 महीने कोरोना ने निकाल दिए। अब उस कोरोना की वजह से जितने भी सरकार के विकास कार्य थे वो अभी तक ठप पड़े थे। वो पूरी सरकार है कोरोना से लड़ने के अंदर लगी हुई थी, मतलब, और उसके कारण है वो अपने जो वादे थे उस पर अभी तक काम नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि 2 दिन पहले जब सरकार के दूसरे टर्म का 1 साल पूरा हुआ, तब उन्होंने विकास कार्यक्रम है उनकी झड़ी लगा दी, मतलब, और लगभग 2,500 करोड़ के उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन है वो कर दिए। अब उसका एक बड़ा कारण भी है, और वो कारण ये है कि 1 साल पूरा होने के साथ साथ है 3 नवंबर को हरियाणा में एक उपचुनाव है बड़ौदा का, वो होने जा रहा है, मतलब, और सरकार है उसकी कोशिश है कि उस चुनाव को किसी भी तरह से जीते। हालांकि सोनीपत ज़िले के अंदर है विकास परियोजनाएं हैं, क्योंकि वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वो शुरू नहीं की गई हैं, लेकिन बाकी 21 ज़िले हैं जहाँ पर ये विकास परियोजनाएं हैं शुरू की गई हैं। अब उसका जो सीधा सीधा असर है वो मतदाता है बड़ौदा का, उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो ये जो समय है, जो 1 साल पूरा होना, और उस 1 साल पूरा होने पर इतनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, उसका एक विशेष मकसद है, और वो है बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ से उस सीट को छीन लेना, मतलब। जी, तो सरकार का जो पूरा फोकस है बाय इलेक्शन की जो जीत है वो सुनिश्चित कराने पर ज़्यादा है, ना कि जो धरातल पर विकास परियोजनाओं की जो बात है उस पर कम नज़र आ रही है। देखिए, ये जो चुनावी जो राजनीति है उसकी एक मजबूरी है, और वो मजबूरी ये है कि आपको चुनाव जीतना है, और उस चुनाव जीतने के लिए वो जो वहाँ राजनीति में
2+2 4 नहीं होता, मतलब वहाँ 2+2 6 भी हो सकता है और 2+2 8 भी हो सकता है। तो वो सरकार के लिए सबसे जो पहला, सरकार के लिए नहीं कहेंगे तो पार्टी के लिए सबसे पहला काम ये होता है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी है या विपक्ष, कि हम चुनाव को जीतें। और उस चुनाव को जीतने के लिए वो चाहे विकास की परियोजनाएं हैं उनकी घोषणा है, या कोई और भी तरीका अगर मतदाता को लुभाने के लिए सरकार को, पार्टी को लगता है तो वो अडॉप्ट किया जाता है। तो इस समय ये जो चुनाव की जो घोषणाएं हैं, मुझे लगता है कि इसका सारा जो लक्ष्य है वो उपचुनाव है। जी, इस सब मुद्दों के बीच में एक किसान का जो मुद्दा है, क्योंकि अब ये बहुत बड़े पैमाने पर ये मुद्दा उभर कर सामने आ चुका है, और जो हुडा हैं उन पर ज़मीन घोटालों के आरोप लगते रहे हैं, जबकि जो खट्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की थी सिस्टम में, और हमने किसानों के ज़मीन को औने पौने दाम में लेकर जो घोटाले किए जा रहे थे उनको बुलाया, उनको ऑफ़र दिया और उनके रेट्स पर मोल भाव करके फिर लैंड एक्विजिशन की है। यानी वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के जो असली वो हैं, वेल विशर हैं, वो खुद हैं, ना कि हुडा। इस बात का, उनके इस क्लेम का के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, वो जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसके अंदर केंद्र सरकार के जो 3 कृषि बिल हैं उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, मतलब। लेकिन वो वैसा आंदोलन हरियाणा में शुरू नहीं हो पाया, मतलब। हालांकि वो हुड्डा साहब हैं, वो अपने आप को किसान समर्थक बताते हैं और वो आंदोलन को उन्होंने समर्थन देने की घोषणा भी की। लेकिन पीपली का एक जो कांड था, जहां किसानों के ऊपर कांग्रेस कहती है कि लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सरकार कहती है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, थोड़ा धक्का मुक्की हुई, उसके अलावा कोई बड़ा, मतलब है, किसान आंदोलन शुरू नहीं हो पाया। और वो जितना थोड़ा बहुत आंदोलन था वो भी हरियाणा के एक छोटे से पार्ट में था, वो कुरुक्षेत्र के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर था, मतलब है। बाकी वो जो किसान आंदोलन के बड़े गढ़ रहे हैं, कंडेला रहा जींद जिले के अंदर, भिवानी में रहा, वहाँ पर आंदोलन है उस तरह से कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो ये कहीं सरकार ने शायद उसको मैनेज किया है, या फिर किसानों को कुछ ये समझाने में सरकार कामयाब रही है कि केंद्र के जो बिल हैं वो किसान विरोधी नहीं है। पर अभी समय बहुत आंदोलन का कम रहा है, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 5 नवंबर को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम है, किसानों ने घोषणा की है, और उसके बाद फिर नवंबर के आखिर में जाकर है फिर, मतलब है, आंदोलन है। तो ऐसे में अब हरियाणा में ये आंदोलन जोर पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अभी तक किसान आंदोलन की वैसी सुगबुगाहट जैसी पंजाब में है वो दिखाई नहीं पड़ी है। और उसके पीछे एक कारण भी है, पंजाब में किसान आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार है, वो दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ सरकार बीजेपी की है, तो इसलिए वो सरकार है उसको हर तरह से मैनेज करने की कोशिश वो कर रही है। या फिर इस जो विद्रोह को है, इस पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश में दिख रही है बीजेपी सरकार। जिस तरह से पहले ही जो है पुलिस की टीम गठित की जाती है, तैनात कर दी जाती है कि किसानों को यहाँ से नहीं आगे बढ़ने देना है, काफ़ी कंट्रोल्ड वे में जो प्रदर्शन है हरियाणा में वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वो जो आंदोलन है वो शुरू में जब आंदोलन शुरू हुआ तो थोड़ा सा लगा, जब पीपली के अंदर है वो किसान इकट्ठे हुए, भारतीय किसान यूनियन का जो चडूनी ग्रुप है उन्होंने वो सारा मैनेज किया, लेकिन उसके बाद है वो कहीं भी आंदोलन का वैसा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा जैसा हरियाणा का इतिहास रहा है। मतलब हरियाणा में कंडेला के अंदर मुझे ध्यान है कि जींद के अंदर, जब जींद के कंडेला के अंदर है वो रास्ते रोके गए, बहुत लंबे समय तक किसानों ने पूरे हरियाणा को ठप करके रखा। ऐसे ही भिवानी के अंदर, कादमा के अंदर है वो आंदोलन चले और उसमें गोलीबारी भी हुई और कई किसान उसके अंदर मारे गए। वो आज भी कादमा में शहीद दिवस है वो किसान मनाते हैं।
लेकिन वैसा कोई भी आंदोलन अभी तक हरियाणा में दिखाई नहीं पड़ा है। मतलब अभी तक जो खट्टर सरकार है किसानों को मैनेज करने में सफल दिखाई पड़ता। इसका श्रेय सिर्फ बीजेपी को क्यों, क्या जेजेपी को इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने किसानों की जो बगावत है उसको बड़ा स्वरूप लेने नहीं दिया? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि इसमें एक बड़ा कारण है वो जेजेपी भी है। ये मूलतः देवीलाल परिवार है, उसकी पार्टी है, उनकी जो पार्टी दूसरी इनेलो है वो भी है, लेकिन जो इस समय जो पार्टी सबसे ताकतवर है देवीलाल परिवार में वो जजपा है, जेजेपी है। और वो जेजेपी है वो मूलतः जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, और उसमें भी वो जो सबसे वहाँ पे प्रभावी तबका है, जो जाट तबका है, उनकी पार्टी है। मतलब तो वो कहीं ना कहीं जेजेपी का जो नेटवर्क है वो भी इसमें बीजेपी के काम आया है। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन इस आंदोलन को मैनेज करने में अभी मतलब है कामयाब दिखाई पड़ता है। हरीश जी, बड़ौदा के उपचुनाव पर काफ़ी नज़रें टिकी हुई हैं। नतीजे ये बताएंगे कि पलड़ा प्रदेश में किस पक्ष का भारी हो रहा है, पक्ष का या विपक्ष का? देखिए, बड़ौदा जो उपचुनाव है वो एक हिसाब से बड़ा रोचक है। और वो रोचक इसलिए है कि बड़ौदा है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ से 3 बार कांग्रेस है जीती रही है, और उनके जो विधायक हैं श्री कृष्ण हुड्डा है, उनके जाने के बाद है ये उपचुनाव है वो हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए परीक्षा ये है कि वो कांग्रेस से सीट छीननी है। और वो बड़ौदा वो उस इलाके में है जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनका गढ़ है। ये पुराना रोहतक जिला है जिसमें आज के रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिले शामिल हैं, उसका एक भाग है। और ये परंपरा से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार है उनके साथ जुड़ा रहा, उनका साथ दिया है। मतलब उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और संविधान सभा है उसके एक सदस्य भी रहे, और पंजाब जो 1966 से पहले जो ज्वाइंट पंजाब था उसमें मंत्री भी रहे। मतलब है तो ये क्षेत्र पूरा उनका गढ़ है। तो अब उस गढ़ में से बीजेपी कोशिश कर रही है कि उस बड़ौदा सीट को निकाल के लाया जाए। मतलब है और वहाँ पर बीजेपी ने ओलंपियन योगेश्वर दत्त है उनको टिकट दिया। अब उसके कारण उस पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स में भी कुश्ती के लिए, मतलब है कुश्ती कबड्डी, ये 2 हरियाणा के जो बड़े जो गेम है, तो वो इन दोनों गेम्स के साथ योगेश्वर दत्त और उनकी पूरी टीम है वो जुड़ी हुई है। तो योगेश्वर दत्त जाने पहचाने नाम है। और जो पिछला 2019 में जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भी योगेश्वर दत्त हैं, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और बहुत थोड़े मार्जिन से वो हारे। मतलब लेकिन अब तो पूरी सरकार है वो वहाँ पर लग गई है। मतलब मुख्यमंत्री आज, कल और परसों 3 दिन है उस क्षेत्र में, आज उन्होंने सभाएं कई की हैं। तो मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा का ये सवाल है। मतलब अब वहाँ पर एक प्रचार किया जा रहा है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी की 40 से 41 सीटें होंगी, और वो जो अगले 4 साल हैं उसके लिए जो इलाका है उसका जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस जीती तो कांग्रेस की 30 से 31 सीटें होंगी, उससे सरकार के ऊपर कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला है। मतलब है तो लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि अगर बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जीत जाती है और बीजेपी हार जाती है तो सरकार की उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी। ये उल्टी गिनती पे बार बार विपक्ष जो है वो मौजूदा सरकार पर ताने मारता रहा है, लेकिन खट्टर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बोलते थे 3 से 6 महीने में गिर जाएगी, अब कह रहे बड़ौदा उपचुनाव के बाद गिर जाएगी। तो कांग्रेस के इन तमाम जो दावे हैं, अटकलें हैं,
उसका कोई रंग नहीं दिखने वाला। ये काफ़ी मतलब आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और विकास परियोजना, विकास के कामों को लेकर वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने मेरिट पर युवाओं को नौकरी दी है। 75% प्राइवेट इंडस्ट्री में जो युवाओं को रोज़गार की बात, आरक्षण की बात की जा रही है, उस पर काफ़ी ये दावा पेश कर रहे हैं। इन जो दो बिंदु हैं, 75% आरक्षण प्राइवेट इंडस्ट्री में और मेरिट पर युवाओं को रोज़गार देने का, ये कितना जो मुद्दा है ये असरदार रहेगा इन चुनाव में, उपचुनाव में? देखिए नेहा जी, वो जो अभी 75% आरक्षण है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि कोरोना सरकार बनने के 3.5 महीने के बाद कोरोना शुरू हो गया, तो उसके बाद पूरी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई। अभी भी पूरी इंडस्ट्रीज है वो खुल नहीं पाई है, तो वो तो अभी समय बताएगा कि 75% आरक्षण वो दे पाते हैं या इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि वो खट्टर सरकार ने जो नौकरियों के अंदर है वो पारदर्शिता का दावा किया। तो ट्रांसपेरेंसी है उसका जो दावा किया, वो दावा कितना सच है कितना झूठ है ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन उसको लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। कुछ सर्विसेज ऐसी थी, खासकर जो क्लास 4 थी, क्लास 3 सर्विसेज थी, जिसमें काफ़ी जो हरियाणा के जो नवयुवक थे उनको ये लगा कि भाई उन्हें बिना किसी जुगाड़ के, बिना सिफारिश के, जिसके लिए हरियाणा बदनाम रहा, मतलब तो वो नौकरियाँ मिली। और वो उसका जो सरकार को जो फ़ायदा है केवल इस उपचुनाव में नहीं होगा, मतलब इससे पहले जींद का बाई इलेक्शन हुआ 2019 के चुनाव से पहले, उस चुनाव के अंदर भी इस मुद्दे ने सरकार की मदद की, मतलब तो ये दोनों जो मुद्दे हैं सरकार की मदद तो करेंगे, लेकिन ये जो 75% आरक्षण है ये कितना सही है और कितना समय पर खरा उतरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, जिस तरह से जींद के जो उपचुनाव थे उसमें सुरजेवाला को करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस दरमियान इतनी ताकतवर हुई है या मजबूत हुई है? बेशक गढ़ है हुड्डा का, लेकिन जो गुटबाजी है इससे पार्टी के प्रदर्शन पर काफ़ी असर दिखता रहा है। देखिए, एक बड़ी जो रोचक बात है इसमें, वो आमतौर पर जो खट्टर सरकार है उसका जो पहला कार्यकाल रहा 2019 तक, उसके अंदर सरकार के अंदर है जो इवन कैबिनेट है उसमें डिफरेंसेस बहुत रहे। मतलब उस समय जो बीजेपी के जो कद्दावर मंत्री थे, रामविलास शर्मा थे, उसमें कैप्टन अभिमन्यु थे, ओम प्रकाश धनखड़ थे, वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर है मुख्यमंत्री, उनको असहज करते रहे। लेकिन बाद के जो 2 साल थे 2018 और 2019, उसमें खट्टर सरकार ने सरकार के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत की, लेकिन शुरू का जो 2-2.5 साल 3 साल है वो डामाडोल से रहे। लेकिन इस टेन्योर में 2019 के बाद जो ये 1 साल जो बीता है, इसमें खट्टर जो मंत्रिमंडल है उसमें वैसी चुनौती नहीं है, क्योंकि वो तीनों जो कद्दावर नेता है वो चुनाव हार गए, मतलब है। तो बीजेपी एकजुट होकर जेजेपी के साथ, और दोनों में गठबंधन इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं इस तरह की अभी बार बार विपक्ष तो आरोप लगाता रहा कि भाई ये सरकार गिर जाएगी, गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन बहुत इकट्ठे इस उपचुनाव में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव के अंदर बिखरी हुई नज़र आती है। मतलब वो ये चुनाव मूलतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका चुनाव बनकर रह गया। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस समय घर घर जा रहे हैं, मतलब लेकिन दिखावे के लिए अभी हाल ही में बड़े नेताओं जितने हैं हरियाणा के सब एक साथ मंच पर आए थे। किरण चौधरी भी थी, कुमारी सैलजा भी थी, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, सब साथ में थे। बंसल जी भी जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी थे। देखिए, उसमें जो बंसल जी हैं और किरण चौधरी हैं और शैलजा हैं, मतलब ये वहाँ ग्राउंड के ऊपर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो इस समय सेंटर में बड़े कद्दावर नेता हैं, पर 2 चुनाव है वो हार चुके हैं, वो भी हुड्डा के विरोधी रहे हैं, वो इस चुनाव में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। और शायद उसका एक कारण ये भी है कि
जो आला कमान है कांग्रेस का वो जानता था कि अगर वो वहाँ गए तो पार्टी को दिक्कत हो सकती है, तो उनको बिहार चुनाव का प्रभारी है वो बना दिया गया। तो वो एक आध बार तो वहाँ चुनाव के अंदर आए, लेकिन उनकी वहाँ उस तरह से उपस्थिति है वो नहीं दिखाई पड़ती। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि वहाँ चाहे वो जींद का चुनाव हो या ये दूसरे चुनाव हो, वहाँ एक दूसरे को हराने पे भी उतना ही जोर दिया जाता है जितना अपनी सीट निकालने के ऊपर है। मतलब तो वो कांग्रेस का उस तरह से इकट्ठे होकर जो चलना है वो बड़ौदा में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, बहुत कम समय बचा है, इसलिए संक्षेप में जानना चाहूँगी कि जो तमाम बड़े फैसले सरकार कह रही है कि हमने लिए हैं, पहचान पत्र हो, चाहे सबको घर मिले इसकी परियोजना हो, या फिर ज़्यादातर गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात कही जा रही है, कितना फिजिबिलिटी यानी कि जो वास्तविकता है इन दावों में, वादों में लग रहा है? देखिए नेहा जी, वादे तो वादे हैं और वो सरकार चाहे जैसे भी दावे करे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो वैसी नहीं है जैसा सरकार है वो दावा कर रही है। और सरकार की एक जो बड़ी जो विफलता है वो ये है कि वो आते ही, गठबंधन सरकार बनते ही उन्होंने दावा किया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो तैयार करेंगे, और वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके लिए कमेटी बना दी गई। उस कमेटी की 2 मीटिंगें भी हुई, लेकिन वो आज तक वो तैयार नहीं हो पाया है। ये दोनों पार्टियां, और कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा। बात अब शुरू हुई है, मतलब जब 1 साल पूरा हुआ तो लोगों ने पूछना शुरू किया भी आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि जो कोरोना की वजह से वो समय निकल गया, मीटिंग नहीं कर पाए। वो सरकार बाकी मीटिंगें भी तो करती रही, मतलब है इसको भी कर सकती थी, हाँ, लेकिन वो नहीं कर पाई। और उसकी वजह से, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी दोनों ने जो वायदे किए, लगभग 450 वायदे हैं वो दोनों ने किए, उसमें से 33 वायदे ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब है। बाकी जो 430 के करीब जो वादे हैं वो उनमें कंट्राडिक्शन है। तो अब वो क्या समझौता नहीं हो पाया इन सब वायदों के बीच में, ये वजह है देरी हो रही है? नहीं, वो देरी की वो वजह ये है भी सरकार भी अभी तक, चाहे वो कोरोना की वजह हो या कोई हो, बहुत उसके ऊपर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। जी, वो शायद अब समय है तो उसमें कुछ करें, लेकिन आज तक अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, बहुत ही विस्तार से हमने जाना कि हरियाणा में जो 1 साल का कार्यकाल रहा है वो किस तरह का रहा है, उसे किस पैमाने पर आंका जाना चाहिए, और इस कार्यकाल का जो असर है क्या बड़ौदा के उपचुनाव में नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, आपका भी अभिनंदन।